Good morning. Today I want to revise your chapter Newton's law of motion. So children, listen carefully. Newton's law of motion. First of all, you know about the inertia. Inertia which is given by the which concept is given by the Galileo. Galileo ने क्या कहा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा और तब तक रहता है। और उनको ये ऑब्जर्वेशन क्या हुआ था कि वो चैरियट पर जब बैठे थे तो ये फील किए थे कि जब चैरियट स्टार्ट होता है तो वो पीछे की ओर उड़क जाते हैं और जब चैरियट रुकता है चलते चलते तो वो आगे की ओर झुक जाते हैं। और ये एक्सपीरियंस ही उनको ये आइडिया दिया कि अरे ये तो इसका मतलब है कि हर ऑब्जेक्ट में एक इनर्शिया की टेंडेंसी होती है, उसी स्थिति में वो रहना चाहता है जिस स्थिति में वो है, और वो इसी प्रॉपर्टी को उन्होंने इनर्शिया के रूप में डिफाइन किया। और इनर्शिया को कहा ये दो तरह का इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है और इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है भाई? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में, वो रेस्ट में रहना चाहती है। और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव ही करेगी। और ये आपका जो टेंडेंसी है ये हर ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू है, हर ऑब्जेक्ट के लिए। यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा। और इसका हम लोग बहुत जगह इसका यूज करते हैं। इफ अ ट्रेन वाज सडनली स्टार्ट्स फ्रॉम एनी रेस्ट पोजीशन तो क्या होता है कि हम लोग क्या होता है पीछे की ओर गिर जाते हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लुढ़क जाते हैं। ठीक उसी तरह से आपको कारपेट या कोट अगर हम लोग साफ करते हैं तो उसको स्टिक से मारते हैं तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट डस्ट उसी में रहना चाहता है, कोट मोशन में आ जाता है या कारपेट मोशन में आ जाता है और डस्ट वहीं पर गिर जाता है। या हम लोग घर में ही चादर झाड़ते हैं, इस तरह से झाड़ते हैं तो क्या होता है कि हमारा चादर जो है मोशन में आया और डस्ट जो है वहीं पे रेस्ट के कारण वहीं पे गिर जाता है। तो ये है इनर्शिया ऑफ मोशन का तुम लोगों को एग्जांपल है कि जैसे ही आप लोग जब कोई गाड़ी चल रही है और इनर्शिया ऑफ मोशन में है तो क्या होता है कि जब मोशन में है वो ब्रेक अप्लाई करेगा तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। या इनर्शिया ऑफ मोशन का हम लोग यूज करते हैं कि जब हम एथलीट जो है दौड़ के आते हैं और वो अपना स्पीड अप करके रखते हैं और उसके बाद फोर्स लगा के जंप करते हैं और उस डायरेक्शन में और ज्यादा वो जंप कर पाते हैं। ये सब है जितना है लिप जो है वो लेते हैं। आपका इसके बाद सर आइजैक न्यूटन ने जो है 1687 में अपना एक बुक पब्लिश किया था प्रिंसिपिया, जिसमें उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिया था। और उनको पूरा ये आइडिया जो है वो गैलीलियो के कॉन्सेप्ट से ही मिला था। और फर्स्ट लॉ तो समझो कि इनर्शिया को ही डिफाइन करने के क्रम में उन्होंने फर्स्ट लॉ को बनाया है। और सर आइजैक न्यूटन फादर ऑफ फिजिक्स कहलाते हैं। अब आगे आप लोग को बताएं कि उन्होंने जो फर्स्ट लॉ दिया वो दिया क्या, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट आइदर ये रेस्ट में रहता है और ही यूनिफॉर्म मोशन में रहता है और तब तक रहता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। यानी कि टिल एक्सटर्नल फोर्स ये क्या होता है वो आपका वहां पे वैसे ही मोशन में रहेगा या वैसे ही रेस्ट में रहेगा। ऐसे भी तुम जानते हो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो कोई अपने से तो हिलने नहीं लगेगा जब तक उसमें कोई फोर्स ना लगाए। या फिर आपका कोई मोशन में है तो आपको क्या है फ्रिक्शन के कारण भले रुक जाए ना तो वो क्या है रुकाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसीलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। पहला भाग है कि ईच ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स इज आइदर रेस्ट और इन मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज डिफाइन इनर्शिया। एंड सेकंड, ये तब तक नहीं चेंज होगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। तो ये फोर्स का डेफिनेशन हो गया, एनी काइंड ऑफ पुश एंड पुल व्हिच चेंजेस द ऑब्जेक्ट पोजीशन, रेस्ट और मोशन, मोशन और रेस्ट, और एक्सीलरेट और चेंज द शेप, चेंज द डायरेक्शन, ये सारा आपका आपका तो ये डेफिनेशन ऑफ फोर्स हो गया। तो हम लोग कहते भी हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो आपको क्या डिफाइन करता है, आपको इनर्शिया, फर्स्ट पार्ट इनर्शिया को डिफाइन करता है और सेकंड पार्ट आपका फोर्स को डिफाइन करता है। और ये असल में क्वालिटी ऑफ फोर्स देता है। क्वालिटी यानी कि किस तरह का फोर्स है, फोर्स रोकने वाला है,
फोर्स तोड़ने वाला है, तो फोर्स मोड़ने वाला है, तो वो डिपेंड करता है उसका। और एनी काइंड ऑफ पुश एंड पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट व्हिच चेंजेस द रेस्ट ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड फोर्स। ये तो हम लोग का हो गया। इसके बाद हम लोग का आता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग का क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force and in the direction of applied force. Rate of change of momentum is directly proportional to applied force and in the direction of applied force. और ये जो है आपको इसको डिफाइन करने के लिए पहले मोमेंटम जानना पड़ेगा। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और कोई भी ऑब्जेक्ट में जो वेलोसिटी के कारण जो मूवमेंट होता है, मास के कारण जो मूवमेंट होता है, उसी का वो इफेक्ट है मोमेंटम। और इसको हम लोग, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका लीनियर, इसको हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। और ये जो है इसका ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। तो और इम्पल्स क्या है भाई? ये शॉर्ट टाइम फोर्स है, यानी कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ तो वो फोर्स कहलाया। और शॉर्ट टाइम फोर्स यानी कि 1 सेकेंड के से भी कम में अगर कोई चेंज इन मोमेंटम होगा तो हम उसको इम्पल्स कहते हैं। और इम्पल्स जो इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। और इम्पल्स क्या है? ये चेंज इन मोमेंटम ही है फॉर वेरी स्मॉल टाइम, है ना। जो इम्पैक्ट पड़ता है उसके कारण जो इफेक्ट पड़ता है वो आपका चेंज इन मोमेंटम है। इसको हम लोग इस तरह से समझें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को, कि देखो अगर कोई बॉलर है, क्रिकेट तुम लोग खेलते हो, क्रिकेट के से समझो, अगर कोई बॉलर है तो बॉलर जब बॉल को ऐसे ही फेंकता है तो उसमें क्या होता है, वो से फोर्स लगाया और उसमें मूवमेंट किया, तो जितना फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में जिस तरह से फेंका तो उसमें चेंज हुआ और आपको बॉलर का बॉलर। लेकिन बॉलर क्या करता है, उसको पहले क्या करता है, उसको इनर्शिया ऑफ मोशन देता है, यानी कि दौड़ते हुए आता है, यानी उस बॉल में अपना स्पीड भर देता है और उसके बाद फोर्स लगाता है, तो वो क्या होगा, एक्सीलरेट करता है। यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स लगा के उसको एक्सीलरेट करता है। आपने पहले दौड़ा, उसमें मोशन लाया, इनर्शिया ऑफ मोशन, और उसके फोर्स लगा के उसको एक्सीलरेट किया। अब बैट्समैन क्या किया, उसमें फोर्स लगा के उसका डायरेक्शन चेंज किया, है ना। और डायरेक्शन किया, और वो डायरेक्शन चेंज करना और फिर उसका स्पीड बढ़ाना वो डिपेंड करता है कि उसका बैट से कितना फोर्स लगा। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो किस रेट में हुआ, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के कारण डायरेक्शन में किस तरह से चेंज हुआ, ये सारा आपको दिखता है बैट्समैन के थ्रू। और अब है कि आपको जब वो कैच करता है तो क्या होता है, अगर वो तुरंत कैच करता है, जीरो माने वो उसके साथ पीछे नहीं जाता है, यानी कि तुरंत, तो इम्पल्सिव फोर्स उसके हैंड को डैमेज कर सकता है। इसीलिए जनरली फील्डर क्या होता है, बॉल जिस मोशन में होता है, जिस डायरेक्शन में होता है, उसी डायरेक्शन में अपने हाथ को ले जाते हैं। अदरवाइज क्या होता है, अगर रोकने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट रूप से तो उसके हाथ से कैच छूट सकता है ना। तो जनरली गुड फील्डर जो है क्या करते हैं, बॉल के साथ ही पीछे हाथ को ले जाते हैं ताकि हाथ भी ना डैमेज हो, टाइम लगे उसको। और वो थर्ड लॉ का इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है वो थर्ड लॉ में हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग क्वांटिटी ऑफ फोर्स पढ़ते हैं। तो हम लोग अभी मोमेंटम पता है, ये प्रोडक्ट ऑफ मास। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। इसके बाद हमारा आता है कि किस तरह से हम डिराइव करेंगे न्यूटन्स फॉर्मूला, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो एक ऑब्जेक्ट ले लो मास m का और इनिशियल वेलोसिटी u, तो इनिशियल मोमेंटम mu हो गया। फोर्स अगर F अप्लाइड कर रहा है और उसके कारण एक्सीलरेशन a मीटर पर सेकेंड में हो रहा है, v उसका फाइनल वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड, देन द फाइनल मोमेंटम mv हो जाएगा, और चेंज इन मोमेंटम इन t सेकेंड हो जाएगा mv माइनस mu बाई mu, और चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड mv माइनस mu बाई t। और इसी को हम लोग रेट कहते हैं, क्योंकि जब एक के लिए कोई चीज निकालते हैं, यूनिट मास के लिए निकालोगे या यूनिट टाइम के लिए निकालोगे, दैट इज कॉल्ड रेट। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। अब इस रेट ऑफ चेंज ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या हो रहा है कि F इज प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu बाई t, और ये आपका F is proportional to mv minus u by t equal to क्या हो गया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही v minus u equal to f is proportional to ma
क्योंकि a बराबर v माइनस u फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से और F इक्वल टू k में k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब यहाँ पे तुम लोग ये जान लो, ये लाइन ऊपर होना चाहिए था, ये गलत हो गया है। सो इफ 1 Newton force applied on 1 kg object, then object accelerated by 1 meter per second square, then 1 equal to k into 1, so k equal to 1। ये प्रैक्टिकली उन्होंने प्रूव कर दिया कि k का वैल्यू 1 ही होता है। सो फाइनली हमारा फोर्स का फॉर्मूला जो आता है F इक्वल टू ma। अब इस फोर्स के फॉर्मूले से हम लोग को एक और फॉर्मूला निकला, एक्सीलरेशन इक्वल टू F बाई m, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया जाए तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो एक्सीलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आल्सो डिफाइन कि फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। इसको अच्छे से अगर समझना है तो ऐसे समझो कि अगर मान लो कि हम एक कार है और एक ट्रक है, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, सेम फोर्स लगा रहे हैं कार को भी ट्रक को भी, तो क्या हो जाएगा, दोनों का फोर्स जो जब लगाएंगे तो कार जो है हमारा मास कम है तो वो ज्यादा स्पीड से भागेगा, और फोर्स जो है वो कम, ट्रक जो है वो कम स्पीड से भागेगा। तो ये क्या हो गया, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मास ज्यादा कम एक्सीलरेशन, मास कम ज्यादा एक्सीलरेशन। उल्टा अगर हम करते हैं, दोनों कार है, एक को हम ज्यादा फोर्स से ठेलेंगे और एक को हम कम फोर्स से पुश करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो जिसमें हम ज्यादा फोर्स से वो ज्यादा एक्सीलरेट करेगा। सेम मास है लेकिन क्या हो रहा है, फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं तो वो एक्सीलरेट। तो ये हम लोगों को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये एक्सीलरेशन इंड्यूस हो रहा है। तो हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये डिफाइन करता है इसको कि एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द force and inversely proportional to the mass, but second law is the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force। न्यूटन ने उसे ही दिया है। so second law of motion, Newton's second law of motion is derived as rate of change of momentum directly proportional to the applied force। third law, Newton's third law of motion, each action have equal and opposite reaction। ये है कि हर एक्शन का ऑपोजिट एंड इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, और इसका एग्जांपल है व्हेन अ शॉट इज फायर्ड द कैनन रिक्वायर्स मोशन ऑफ रॉकेट, व्हेन वी जंप फ्रॉम द बोट पुश्ड बैक, या वी आर एबल टू वॉक और रन बाय द each action have equal and opposite reaction। बट तुमको एक मैंने एग्जांपल दिया था कि एक लड़का ने मुझे पूछा कि मैम मैं पुश किया एक लड़के को तो वो तो गिर गया लेकिन मैं तो नहीं गिरा, तो अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है तो मुझे भी गिरना चाहिए था। तो तुम लोगों को मैंने समझाया अभी कि मान लो कि वो लड़का अनजान है और वो तुम उसको फोर्स लगाने के लिए तुम दौड़ते हुए आए और उसको पुश किए गिराने के लिए, लेकिन बाय द वे अगर वो हट जाता है तो क्या होगा, तुम अपना ही फोर्स से अपने गिर जाओगे। सो वो लड़का अगर वो रहता है सामने तो तुम्हारा फोर्स उसके ऑपोजिट फोर्स के कारण बैलेंस होगा और तुम रुक जाओगे, और वो तुम्हारे फोर्स के कारण एक्सीलरेट है, यानी तुम उसको बुरा किए वो तुम्हारा भला किया, यानी तुमको रोक लिया, तुमको बचा लिया गिरने से। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा के ही तुमको रोका। तो ये है एग्जाम्पल। अब क्या है ना कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और जो है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव कराता है। इफ नो फोर्स वर्क ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, द बॉडी इज अंडर म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन any direction remain conserved, this is known as law of conservation of momentum। यानी मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व ही होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप लोग का जो ये मोमेंटम कंजर्व होता है इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट लिया। देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब भी प्रूव करोगे या थर्ड लॉ जब भी बताओगे तो वो दो ऑब्जेक्ट पे होता है, एक ऑब्जेक्ट पे नहीं। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन टू ऑब्जेक्ट, एक फोर्स दूसरे पर लगाता दूसरा ऑब्जेक्ट। सेंट्रीपेटल तुम लोग को जब सर्कुलर मोशन पढ़ाए थे तो उसमें सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिए थे, तो वहां पर तो दूसरी बात थी, वहां एक ही ऑब्जेक्ट पर दोनों फोर्स लग रहा था, इसीलिए बोले थे कि सेकंड थर्ड लॉ से इसको कंपेयर नहीं करना, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल भी, लेकिन ये थर्ड लॉ को नहीं फॉलो करता है। लेकिन थर्ड लॉ क्या है, दो ऑब्जेक्ट पे होता है,
तो थर्ड लॉ, दो ऑब्जेक्ट ए और बी है, उसका मास m1 m2 है और वेलोसिटी u1 u2 है, रेस्पेक्टिवली कोलाइड विद ईच अदर। तो ए अप्लाइड fa फोर्स ऑन b, b applied fb force on e, so the velocity changes v1 v2 respectively। तो आफ्टर t सेकेंड, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या हो जाएगा, fa इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2 बाई t। ये इसलिए होगा क्योंकि सेकेंड ऑब्जेक्ट यानी बी ऑब्जेक्ट को वो वैरी करवा रहा है, और एफ बी हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 बाई t। तो ये जो हम लोगों को जो m1 ये जो दिखा रहा है, ये एफ बी है जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट यानी ए ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहा है मोमेंटम, और एफ ए है जो वो सेकेंड ऑब्जेक्ट को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चेंज कर रहा है। अब क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाता है, एफ ए इक्वल टू माइनस एफ बी। तो हम लोग इस तरह से करेंगे, और सिंपल अलजेब्रा हम लोगों को क्या बता रहा है, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, और फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, दस टोटल मोमेंटम कंजर्व। बच्चों इसको बताने के बाद हम तुम लोगों को एक बात बताएं कि कौन ये जो है हम लोगों का जो मोमेंटम के ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन सोशल लाइफ में बहुत वर्क करता है। अब इसको कैसे समझेंगे हम लोग, समझो कि हम लोगों के ऑफिसों, जितने भी ऑफिसेज हैं हमारे, गवर्नमेंट के ऑफिस चल रहे हो या, तो वहां पे तुम देखोगे कि कोई काम अगर चल रहा है तो स्मूथली चल रहा है, अभी तो थोड़ा सा ईमानदारी से भी चल रहा है, और कोई फाइल पेंडिंग है, दबा हुआ है, तो उसको निकालने वाला भी कोई नहीं है, वो डंप किया हुआ है। तो कहता है कि वो इसी तरह से, जैसे जिस तरह से कि इनर्शिया जैसे है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है या मोशन में है, उसी तरह से कोई भी फाइल दबा हुआ है या स्मूथली स्टेबल से स्टेबल जा रहा है, ये डिपेंड कर रहा है, अपना वर्क कर रहा है टिल external source, in case of force that is source, external source not applied। और इस तरह से अब जब external source की बात आती है तो कहता है कि ये फर्स्ट लॉ है कि सोर्स अप्लाई करेंगे, अगर वो फाइल को निकलवाना है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, रेस्ट में है, तो उसको निकलवाना है तो उसको सोर्स अप्लाई करेंगे, और अगर कोई फाइल को रुकवाना है तो उस पर भी सोर्स अप्लाई करेंगे, जैसा कि पैरवी, जिसको ठेठ भाषा में बोलते हो तुम लोग, पैरवी करते हैं, तो पैरवी है, अगर फाइल को निकलवाना है तब पैरवी करो, फाइल को रुकवाना है तो पैरवी करो, और ऐसा समाज में चल रहा है, इस तरह का हम लोग का समाज में चल रहा है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोगों के ऑफिसेज में भी वर्क करता है इन केस ऑफ प्लेस ऑफ सोर्स फोर्स दैट इज यूज्ड सोर्स। अब कहता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, directly proportional to the applied source, rate of change of momentum is directly proportional to the applied source and in the direction of applied source। तो इसको भी अब हम समझेंगे अब सोर्स से, है ना, कि ये वर्क कितना फास्ट होगा, यानी चेंज इन doing work, change in mode of work is depends on the directly proportional to the applied source and in the direction of applied source। यानी कि फाइल को रुकवाने के लिए सोर्स लगा रहे हो या फाइल को बढ़वाने के लिए, और इसको कितने पावरफुल सोर्स लगाए हो उसको तभी डिपेंड करता है कि उसमें काम कितना आगे बढ़ेगा। और थर्ड है कि ईच एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये बच्चे तो तुम लोग तुरंत दिखाते हो एक दूसरे को, अगर एक ने चाटा मारा तो क्यों मारा, मुझे इसका रिजल्ट देना है। तो ये सोशल लाइफ में हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ पेमेंट, ये थर्ड वाला जो है ईच एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो वो तो आप लोग देखते ही रहते हो, इसलिए इसको महसूस करना। तो ये तीनों लॉ हम लोगों के लाइफ में भी यूज होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और न्यूमेरिकल थोड़ा बनाओ, घर में भी प्रैक्टिस करो आप लोग, और अगर दिक्कत होती है तो हम लोग फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।